हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं आज क्या क्या है। तो देश का पहला मुख्यमंत्री जिसने बजट पेश करने के लिए गोबर से बने ब्रीफकेस का यूज़ किया। आरबीआई ने फीचर फोन पर बिना इंटरनेट के पेमेंट के लिए कौन सा यूपीआई लॉन्च किया है। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के सबसे बाहरी वायुमंडल पर किस नोबल गैस की खोज की है। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है दुनिया की। केंद्र ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की कितनी सीटों पर सरकारी के बराबर फीस लागू किया है। और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के बारे में भी बात करेंगे, उससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इन सब के अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो लाइक बटन जरूर दबा देना और शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, देश में पहली बार किस मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करने के लिए गोबर से बने ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है, उसका प्रयोग किया है। आंसर होगा भूपेश बघेल। ओके, वो कौन है? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप न्यूज़ भी देख रहे हैं कि काऊ डंग से बना हुआ ब्रीफकेस उन्होंने यूज़ किया है। 9 मार्च को उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया राज्य का। और इस दौरान बघेल के हाथ में मौजूद था एक ब्रीफकेस, ये आप देख रहे हैं। और इस ब्रीफकेस पर संस्कृत में लिखा था गोमय वस्ते लक्ष्मी, जिसका मतलब हुआ गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। तो बजट के लिए ब्रीफकेस का चलन आमतौर पर रहा है। रेड कलर का आमतौर पर ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग राज्यों में। केंद्र सरकार में तो खैर अब डिजिटल बजट हो गया है, लेकिन उसके लिए भी जो टैबलेट रखने की जो बैग होता है छोटा सा, वो भी रेड कलर का होता है। तो अब इन्होंने नया एक प्रयोग शुरू किया, गोबर से बना हुआ ये ब्रीफकेस है। ओके, देश में ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये कैसे बना, गोबर से बना हुआ ब्रीफकेस? तो इस ब्रीफकेस को रायपुर गोकुल धाम गौठान में काम करने वाली महिलाओं की जो स्वयं सहायता समूह है उसने ये तैयार किया है। ओके, और इस गोबर, इसमें ये जो ब्रीफकेस बनाया गया उसमें गोबर पाउडर, चूना पाउडर, मैदा, लकड़ी के ग्वारगम, इन सब के मिश्रण का लेप किया गया। परत दर परत इसको बनाया गया और 10 दिन की कड़ी मेहनत इसमें लगी है। तो अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का बजट। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, ये रहा छत्तीसगढ़ इंडिया के मैप में। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मार्च को विधानसभा में टोटल 1,04,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। और ये इस बजट में कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको बहाल कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट घोषणा है उसमें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उन सब के सभी स्टूडेंट्स या फिर कहें बच्चों के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका शुल्क नहीं लेने का फैसला किया गया है। शुल्क माफ़, जो भी छत्तीसगढ़ के युवा हैं वो अगर सरकारी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो व्यापम हो या फिर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, तो उन सबको फीस नहीं देना होगा। ये बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और ऐसा मुझे लगता है हर राज्य को करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, और छत्तीसगढ़ में अभी 1,73,000 पद खाली हैं। तो ऐसा सरकार का कहना है कि वो इस पर भर्ती करेगी। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो स्थानीय विकास कार्य के लिए जो विधायक निधि होती है, एमएलए फंड होता है, उसको 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलती है वहाँ पर, तो उसके लिए फंड जो है ज़्यादा की गई है। 10,000 रुपये दिए जाते हैं आमतौर पे, एक प्रति एकड़ अधिकतम 10,000 का की सहायता दी जाती है एक साल में, तो वो भी बढ़ाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा पूरी बातें। वैसे आज आप सभी लोग जो अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसके रिज़ल्ट में व्यस्त होंगे, उनको देखने में। उसके बारे में हम कल के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट तो आ जाएगा और फिर उस पर अगले वीडियो में यानी कल आपको डिटेल में बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आरबीआई ने फीचर फोन से बिना इंटरनेट के पेमेंट करने के लिए कौन सा यूपीआई लॉन्च किया है? उस यूपीआई का नाम क्या रखा गया है? आंसर होगा यूपीआई 123 पे। ओके,
UPI 123 पे। न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू के बिजनेस लाइन में, ये 24 आवर हेल्पलाइन भी इसके लिए चालू की गई है। किसने इसको लॉन्च किया? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 मार्च को इस फीचर फ़ोन को के जो सर्विस है UPI पेमेंट, उसके लिए एक अलग से UPI लॉन्च किया है और नाम है UPI 123 पे। ओके, फीचर फ़ोन क्या होता है? साधारण सा फ़ोन जो आप कई साल पहले इस्तेमाल करते होंगे, इस तरह का फ़ोन जिसमें कीपैड होता है और इंटरनेट की आमतौर पे व्यवस्था बहुत कम होती है, ना के बराबर। तो इस तरह के फ़ोन्स में केवल कॉल करना, कॉल रिसीव और मैसेज भेजने की, मैसेज रिसीव करने की सुविधा होती है, आमतौर पे इंटरनेट नहीं होता है। ओके, तो UPI यानी UPI 123 पे, ये नाम में बिल्कुल ध्यान रखने की बात है। तो इसके थ्रू अब फीचर फ़ोन से भी पेमेंट हो सकेगा। देखिए, आमतौर पर जो UPI पेमेंट होता है उसके लिए स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर नंबर डायल करने की ज़रूरत पड़ती है, नंबर मतलब फीड करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इसमें स्कैन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होगी और इसके लिए इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा बताया गया है। इसके थ्रू ग्रामीण इलाकों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार की है। तो पेमेंट कैसे कैसे किया जाएगा? 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 4 तरीके तैयार किए हैं। पहला जो सिस्टम है वो IVR सिस्टम है, यानी वॉइस बेस्ड सिस्टम। इसमें क्या होगा? तो इस सिस्टम में उपभोक्ता NPCI के दिए गए नंबर पर कॉल करेगा और सुरक्षित ट्रांजैक्शन कर सकता है। दूसरा क्या है? तो ऐप के द्वारा। कुछ मोबाइल में ऐसी सुविधा होती है, जो पुराने मोबाइल हैं, फीचर फ़ोन है उसमें भी, कि बहुत कम KB का या कहें बहुत कम डेटा का उसमें ऐप डाउनलोड किया जा सकता है, रखा जा सकता है। तो उसके थ्रू भी ट्रांजैक्शन हो सकेगा, लेकिन इसमें स्कैन और पे वाली सुविधा नहीं होगी। ओके, तीसरा विकल्प और है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका प्रयोग ट्रांजैक्शन साउंड वेव्स एनेबल कॉन्टैक्ट को के जरिए होगा और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की कोशिश होगी इसके द्वारा। चौथा जो है वो मिस्ड कॉल बेस्ड सिस्टम है। तो उपभोक्ता को एक मिस्ड कॉल देना होगा, जिसके बाद उसे कॉल बैक आएगा, फिर उपभोक्ता पिन डालकर, अपना जो गोपनीय पिन है उसको डालकर पेमेंट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चंद्रयान 2 से रिलेटेड है और चंद्रयान 2 ने एक नई खोज की है, इम्पॉर्टेंट। तो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले बता दूं आपको कि 2022 का अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है। जनवरी का पूरे मंथ का, फरवरी पूरे मंथ का और मार्च के फर्स्ट वीक का। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग मेंबर हैं sarkarijobnews.com के, वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग मेंबर नहीं हैं उनको बता दूं कि डाउनलोड करने के लिए आपको मेंबरशिप लेना होगा sarkarijobnews.com का। इसके थ्रू आप 1 साल तक, यानी अभी मार्च में आप मेंबरशिप ले रहे हैं, तो अगले उसी तारीख के मार्च अगले साल तक आप मेंबरशिप एक्टिव रख सकते हैं और उसके थ्रू करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, और पिछले साल के भी 2021 के 20 के भी PDF आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। इसके अलावा वीकली हम लोग मॉक टेस्ट आयोजित करते हैं एवरी संडे को। इस संडे को भी हुआ है करंट अफेयर्स का, और एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित हो रहा है एवरी मंथ। हम लोग चाहे UPSC हो, SSC हो या रेलवे हो, उन सब के, चाहे पुलिस के ही एग्जामिनेशन क्यों न हो, PCS के एग्जामिनेशन क्यों न हो, उन सब के टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप दे सकते हैं। और 40% डिस्काउंट है करंट अफेयर्स की बुक पे, फ्री शिपिंग भी है। तो जिन लोगों ने नहीं लिया मेंबरशिप, देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के लूनर एक्सोस्फीयर यानी सबसे बाहरी वायुमंडल पर कौन सी नोबल गैस का पता लगाया है? आंसर होगा ऑर्गन 40, ये गैस है। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, इसलिए ये साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपको पता ही है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो है वो अभी भी चांद की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रयान जब 2 भेजा गया था, चंद्रयान 2 को, तो लैंडर तो नष्ट हो गया था, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी ऑर्बिट कर रहा है चांद का। और उसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जिससे नई नई खोजें हो रही हैं। तो इस बार उसमें एक उपकरण है चेस 2,
तो उसके जरिए इस गैस का पता लगाया गया है। इस बात की जानकारी इसरो ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अभी हाल ही में 8 मार्च को दी है और इसके बारे में पूरा पुख्ता उस पर रिसर्च चल रहा है। ओके, और आपको बताऊं कि ये जो गैस है इसके बारे में सबसे पहले अपोलो 17 जो अभियान चला था नासा के द्वारा 1972 में, उस समय जो अमेरिकी मिशन गया था तो उस दौरान चंद्रमा पर ये गैस की पुष्टि हुई थी ऑर्गन 40 की। लेकिन उस समय केवल चंद्रमा के जो भूमध्य क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, उसमें ये पाया गया था, यानी उसकी जो सतह है चंद्रमा की उस पर यह गैस पाया गया था। लेकिन इसरो ने नई खोज ये की है, इसरो के चंद्रयान 2 ने, कि 2022 में चंद्रयान 2 ने इस गैस को लूनर एक्सोस्फीयर के पर भी खोज लिया। एक्सोस्फीयर क्या होता है, यानी हिंदी में कहते हैं बहिर्मंडल। जैसे पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर वायुमंडल की जो कई सारी परतें हैं अलग अलग, तो सबसे जो लास्ट परत होता है वो एक्सोस्फीयर कहते हैं, यानी बहिर्मंडल कहते हैं। और किसी ग्रह या उपग्रह के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है जो कि तकरीबन 500 किलोमीटर से ऊपर 10,000 किलोमीटर तक वो होता है और उसमें घनत्व धीरे धीरे कम होता जाता है हवा का। ठीक है, लेकिन चांद का जो एक्सोस्फीयर है, देखिए दरअसल क्या है कि चांद पर सांस लेने के लिए कोई हवा नहीं है। हालांकि चंद्रमा की सतह पर गैसों की एक बहुत पतली परत होती है और उसको लगभग वायुमंडल कहा जा सकता है। टेक्निकली इसको एक्सोस्फीयर कहा जाता है क्योंकि बहुत थिन होती है गैसें और इतनी फैली होती हैं गैसें कि शायद वो आपस में एक दूसरे से टकराती भी नहीं है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। तो चांद पर मुख्य तौर पे 3 गैसें ज़्यादा पाई जाती हैं, नियोन, हीलियम और हाइड्रोजन। अन्य गैस भी है जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और ये ऑर्गन 40। अब देख लेते हैं कि है क्या ये गैस। तो ऑर्गन 40 जो है रंगहीन गंधहीन नोबल गैस है। ओके, इसका एटॉमिक नंबर 18 है। आपको बताऊं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें तीसरी सबसे अधिक मात्रा इसी गैस की, अगर पृथ्वी की बात करेंगे तब। ओके, ऑर्गन, और इसका यूज़ पृथ्वी पर होता है उद्योगों में, बिजली के बल्ब में काफ़ी प्रयोग किया जाता है और ये चांद पर भी गैस पाई गई है। नई खोज ये है। ओके, चांद पर इसके आइसोटॉप जो है वो चंद्र सतह के नीचे तो मौजूद हैं, इसके नीचे मौजूद हैं अंदर, और वहाँ जो रेडियो एक्टिविटी हो रही है या फिर कहें भूकंप भी हो रहा है तो उसकी वजह से ये जो गैस है वो बाहर निकलती है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कि बाहरी आवरण में भी गैस मौजूद है। तो ये नई बात हुई है कि इसरो का जो चंद्रयान 2 है उसने इसको ढूंढा है। ओके, क्या फ़ायदा होगा ये गैस ढूंढने का, इससे क्या पता चलेगा, क्या नई चीज़ें हो जाएंगी, अब सवाल होता है इस पर। तो इससे देखिए क्या है कि चंद्रमा के बाहरी मंडल को समझने में मदद मिलेगी और साथ ही जो चंद्रमा के भीतर जो रेडियो एक्टिव गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में ज़्यादा सटीकता से पता चल पाएगा। ओके, तो और अंदर जो भूकंप हो रहा है उससे क्या स्थिति हो रही है और बहुत कुछ, दरअसल क्या है, चांद हो या फिर अंतरिक्ष है, मतलब जितना हमें जानकारी मिल रही है उससे ज़्यादा हम अंधेरे में हैं, तो हमें और ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो इस तरह की रिसर्च से ये पता चलता है। नोबल गैसें क्या होती हैं आपको पता होगा, अक्रिय गैस होती है, निष्क्रिय गैस कह लीजिए उसको, और ये गैसें पीरियोडिक टेबल के समूह 18 की गैसें होती हैं और प्रकृति में ये निष्क्रिय होती हैं। तो प्रमुख नोबल गैसें कौन कौन सी हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है। ओके, रेडियोधर्मी रेडॉन भी है। मुझे लगता है इस मुद्दे पर पूरी बात आप समझ चुके हैं, बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर जरूर कीजिए तमाम मित्रों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाइएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? पहली महिला क्रिकेटर जिसने 6 वर्ल्ड कप खेल लिया।
आंसर होगा मिताली राज। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, फर्स्ट वुमेन टू प्ले इन 6 वर्ल्ड कप। ओके, इंपॉर्टेंट बात। और ये रिकॉर्ड उन्होंने वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2022 का चल रहा है उसमें 6 मार्च को इन्होंने बनाया, और ये वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में चल रहा है। ओके, तो वो इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं। और अगर बात होगी महिला और पुरुष दोनों के मामले में, तो मिताली राज अब 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली दुनिया की तीसरी क्रिकेटर बन गई। और अगर केवल बात होगी महिला क्रिकेटर में, तो ऐसी दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप जीता है। अच्छा, पुरुष और महिलाओं दोनों की बात करेंगे तो ये रिकॉर्ड सबसे पहले सचिन तेंदुलकर के पास था, उसके बाद पाकिस्तान के जावेद मियांदाद के पास था। ओके, और तीसरी ये हो गई मिताली राज। और अगर सिर्फ महिला की बात होगी तो दुनिया की ऐसी पहली खिलाड़ी है 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली। ठीक है, तो मिताली राज ने कौन कौन से वर्ल्ड कप खेले हैं? तो अभी तक जो वर्ल्ड कप खेले हैं वुमेन्स वर्ल्ड कप, सबसे पहला उन्होंने खेला था 2002 में, उसका 2005, फिर 2009, इसका 2013, 2017 और अभी 2022 का वर्ल्ड कप वो खेल रही हैं। मिताली राज के बारे में बताऊं, उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर, राजस्थान में। ठीक है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने डेब्यू किया था कब? 1999 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की कितनी प्रतिशत सीटों पर सरकारी कॉलेजों के बराबर फीस लागू करने का ऐलान किया है? आंसर होगा 50%। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में अनाउंसमेंट किया है। ये पीएमओ की ओर से ये ट्वीट है प्राइम मिनिस्टर के ओर से, और उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर ही फीस लगेगी। ठीक है, 7 मार्च को ये ट्वीट आया है। हालांकि इससे पहले 3 फरवरी को नेशनल मेडिकल कमीशन जो एनएमसी है, उसने एक मेमोरेंडम भी रिलीज किया था और कहा था कि हम 50% सीटों पर सरकारी कॉलेजों के बराबर फीस लेने का निर्देश दे रहे हैं तमाम प्राइवेट कॉलेजों को। अब सवाल उठता है कि क्यों ये फैसला लिया गया है? दरअसल लगभग 3 दशकों से ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय छात्र मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने के लिए रूस, चीन, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपींस जैसे देशों में जाते हैं। और यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है और वहाँ पर बहुत ख़राब हालात हैं। तो ऐसे में 18,000 जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन सबको वहाँ से इंडिया वापस आने में बहुत दिक्कतें हुई हैं, और केंद्र सरकार को यानी भारत सरकार को ऑपरेशन गंगा चलाना पड़ा। बहुत ही मुश्किलों से स्टूडेंट वहाँ से निकल पाए हैं, निकल रहे हैं, और काफ़ी बच्चे आ चुके हैं। ओके, तो अब अधूरी पढ़ाई की वजह से इन स्टूडेंट्स के भविष्य पर भी सवाल उठ गए हैं। और ये जब मामला उठा तो उसके बाद ये सामने आई बात कि उन देशों में बहुत सस्ता मेडिकल एजुकेशन है, इसलिए यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ जाके अलग अलग देशों में, दुनिया भर के अलग अलग देशों में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। ओके, और भी कई वजह हैं, जैसे सबसे बड़ी वजह विदेश में पढ़ाई करने की तो ये है कि भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। दूसरी बड़ी वजह है कि भारत में मेडिकल एजुकेशन की सीटें बहुत कम हैं, एमबीबीएस की। मेडिकल की पढ़ाई के लिए छोटे और कम खर्च वाले, इसी वजह से उन देशों में रुझान है इंडिया के स्टूडेंट्स का। इन देशों में मेडिकल की पढ़ाई सस्ते में हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं कि भारत के मेडिकल कॉलेज जो हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें औसतन 80 लाख से 1.25 करोड़ रुपए लग जाते हैं एमबीबीएस का कोर्स करने में। जबकि अगर यूक्रेन की बात करेंगे तो वहाँ 20 से 25 लाख रुपए में ये एजुकेशन एमबीबीएस का पूरा हो जाता है। हालांकि उन स्टूडेंट्स को इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एक स्पेशल एग्जामिनेशन देना पड़ता है, उसको टेस्ट पूरा करने के बाद ही यहाँ पर लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने का, मरीज का इलाज करने का। लेकिन उनके पास बहुत सारे अवसर होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यूरोपीय देशों में चले जाते हैं, वहाँ उनकी ज़रूरतें होती हैं। ओके, तो ये एक समस्या है। और अब चूँकि मेडिकल एजुकेशन की बात हुई है तो देख लेते हैं कि किन देशों में भारतीय कितने कितने पढ़ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हर साल 8 लाख स्टूडेंट एजुकेशन के लिए विदेशों की यात्रा करते हैं, विदेश जाते हैं।
और ये संख्या मेडिकल सहित तमाम स्टूडेंट्स की है। ओके, और करीब 45,000 करोड़ रुपए हर साल एजुकेशन में खर्च हो रहे हैं भारत के, और ज़्यादातर स्टूडेंट कनाडा में चले जाते हैं। और अगर बात हो गई केवल मेडिकल स्टूडेंट की, तो मेडिकल स्टूडेंट का यहाँ पर ये आंकड़ा है। तो चीन में भारतीय जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो हैं 23,000, यूक्रेन में 18,000 थे जिनको वापस आना पड़ा युद्ध की वजह से, रशिया में 16,500, फिलीपींस में 15,000, किर्गिस्तान में 10,000, जॉर्जिया में 7,500, बांग्लादेश में 5,200, कजाकिस्तान में 5,200, पोलैंड में 4,000, आर्मेनिया में 3,000 स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, ये है किर्गिस्तान, ये 10,000। तो अगर ये टोटल करेंगे हम, तो टोटल 1,07,400 इंडियन स्टूडेंट विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं। ओके, अब यहाँ सवाल होता है कि इंडिया में कितनी सीटें हैं एमबीबीएस के लिए। तो नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसकी वेबसाइट के अनुसार जो मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा था, कंटेंट तैयार कर रहा था, तो उस समय मैं एनएमसी की वेबसाइट पर गया। तो वहाँ पर अभी वर्तमान में जो डेटा है उसके अनुसार टोटल जो मेडिकल कॉलेज है एमबीबीएस के लिए वो हैं 605, और टोटल सीट है वो है 90,825। ओके, मतलब इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट एमबीबीएस कर रहे हैं बाहर जाकर। और इस जो 90,800 सीट है, इसमें इस सीट को लेने के लिए जो नीट एग्जामिनेशन होता है उसमें 16 लाख स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं हर साल। 16 लाख, और पद कितने हैं यानी सीट कितने हैं? 90,000। बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो विदेशों में चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। ओके, और ये जो 90,000 की बात कर रहा हूँ, इसमें 50% के आसपास ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं, और 50% जो है वो यानी 45,000 सरकारी और 45,000 के आसपास ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें हैं। तो ऐसे में एक तो एजुकेशन बहुत महंगा है ही प्राइवेट कॉलेजों में, और दूसरी बात यह है कि सीट भी बहुत कम है। तो ऐसे में स्टूडेंट को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। ओके, और WHO का एक आंकड़ा है, या कहें WHO की रिकमेंडेशन है कि 1,000 आबादी पर 1,000 की आबादी पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। अमेरिका में तो 2 या 2.5 डॉक्टर है एवरेज में। ओके, भारत में बहुत कम है, ये संख्या बढ़नी चाहिए, भारत को डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि 50% सीटों पर जो बराबर फीस वाला फार्मूला है वो कितना कारगर होगा, क्योंकि रकम तो कम होनी चाहिए, फीस तो कम होनी चाहिए, लेकिन संख्या भी बढ़नी चाहिए, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप ये सब बातें लिख सकते हैं, और जो भी मैं बता रहा हूँ उन सब का पूरा डिटेल नोट्स मैंने पीडीएफ दे दिया है। डेली का जो पीडीएफ होता है वो फ्री होता है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नो स्मोकिंग डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा मार्च के दूसरे बुधवार को। ओके, और 2022 में कब मनाया गया? तो 9 मार्च को मनाया गया। देश, दुनिया और समाज में धूम्रपान के प्रति यानी स्मोकिंग के प्रति रोक लगाने के लिए, या कहें हतोत्साहित करने के लिए स्मोकिंग को लेकर ये जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? क्विट योर वे। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये आईसीसी रैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। आईसीसी की मार्च 2022 की जो टेस्ट रैंकिंग आई है इस महीने की, उसमें पहला स्थान किस टीम को दिया गया है? टीम रैंकिंग की बात हो रही है यहाँ पर। आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, और ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 रखा गया। अभी 3 मार्च को ये रैंकिंग जारी हुई है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे तो ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे न्यूजीलैंड है, फोर्थ पर इंग्लैंड है, और फिफ्थ पे साउथ अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी की मार्च 2022 की टेस्ट रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टॉप रैंकिंग मिली है? आंसर होगा मार्नस लाबुशेन। ओके, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, और ये 9 मार्च को ये रैंकिंग जारी की गई है आईसीसी के द्वारा। देखिए रैंकिंग जो है ना अलग अलग डेट को जारी होती है, तो टीम की पहले जारी हो गई और ये टेस्ट की अब जारी हुई है।
तो टॉप 5 देख लेते हैं। टॉप 5 में आप देख रहे हैं मानस लाबुशेन, ये नंबर 1 है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। सेकंड पे जो रूट, ये इंग्लैंड के हैं। थर्ड पे हैं स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। फोर्थ में केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के, और विराट कोहली है 5th पोजीशन पे, इंडिया के। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में किस बॉलर को पहला स्थान मिला है? बॉलर रैंकिंग टेस्ट बात हो रही है। आंसर होगा पेट कमिंस। ओके, पेट कमिंस वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। सेकंड स्थान है रविचंद्रन अश्विन का। थर्ड स्थान है कगिसो रबाडा का, दक्षिण अफ्रीका के हैं। फोर्थ हैं शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के, और फिफ्थ हैं काइल जेमिसन, न्यूजीलैंड के। ओके, अगला क्वेश्चन, आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में किस ऑलराउंडर को पहला स्थान मिला है? कौन है वो? आंसर होगा इंडियन है रविंद्र जडेजा। ओके, तो नंबर 1 है रविंद्र जडेजा सबसे ज़्यादा अंकों के साथ। सेकेंड स्थान है जेनस होल्डर, वेस्ट इंडीज़ के। थर्ड हैं रविचंद्रन अश्विन। फोर्थ हैं शाकिब अल हसन, बांग्लादेश के, और फिफ्थ हैं बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के। ओके, तो दोस्तों ये था टोटल करंट अफेयर्स आज का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको बता दूं कि सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप अब गूगल प्ले पे लाइव हो चुका है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, क्लिक कीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके थ्रू आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। करंट अफेयर्स के PDF तो मिलेंगे ही, और मेंबरशिप वाले फ़ायदे तो बेहतरीन मिलेंगे वहाँ पर। दोस्तों पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने तमाम मित्रों को।